हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस .com में। जैसे कि आप सबको पता है 1 फरवरी से आप लोगों की परीक्षा शुरू है। ऐसे में आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए अभी आपको चाहिए कुछ ऐसे प्रश्नों को पढ़ने का जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिले। आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को करेंगे और आपको गारंटी देते हैं 100 में से बहुत सारे हूबहू सेम टू सेम प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको कम से कम यहाँ पर 60 से 70% प्रश्न को ठीक करना है। ठीक है, 100 में से अगर आपने 60 से 70 प्रश्न का जवाब दे दिया तो यकीन मानिए आपकी जो तैयारी वो बहुत लाजवाब है और आप जबरदस्त इस बार स्कोर करने वाले हैं। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि सभी प्रश्नों का आंसर आपको देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको अनुभवी शिक्षकों के द्वारा गिना चुना प्रश्न जो है आपके लिए तैयार किया गया है, जो अक्सर आपकी बोर्ड में पूछे जाते हैं और जो पूछने के बहुत ही ज्यादा चांस है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपको बहुत बार पूछा गया है, पूछने के चांस है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है ध्यान से सभी प्रश्नों का आंसर देना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपने टोटल कितना प्रश्न यहाँ पर सही किया। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, 18वां सार्क सम्मेलन कहां पर हुआ था? ये राजनीति शास्त्र में आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिलेगा कि 18वां सार्क सम्मेलन कहां पर हुआ था। 2018 में आपको पूछा भी गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा काठमांडू। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। काठमांडू जो कि नेपाल का राजधानी है, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन है? ये प्रश्न आपको पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? 2011 में, 18 में, 20 में पूछा गया है। सेकंड का राइट आंसर आपका हो जाएगा यू थार्ड जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। और अगर आपको ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि वर्तमान में अभी कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी जो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में अभी कौन है? आपको राजनीति शास्त्र में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में जो महासचिव है उनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरस। और प्रथम एशियाई महासचिव कौन था? यू थार्ड। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो विश्व में शांति सुरक्षा के लिए, कमजोर और जो छोटे राष्ट्र है उनकी रक्षा के लिए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकता यानी कि पूरी दुनिया एक हो जाए इसके लिए। उपयुक्त तो सभी राइट आंसर डी हो जाएगा, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन, क्योंकि आप जानते हैं यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका स्थापना जो है वो कब हुआ था? अक्टूबर महीना में 1945 में। ठीक है, अक्टूबर महीना में 1945 में, लगभग 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था और 30 अक्टूबर को भारत इसका सदस्य बना था। 30 अक्टूबर को। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का टोटल कितना अंग है आपको पूछा जाता है। 4 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनिसेफ जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ का टोटल 6 मुख्य अंग है, ये तो आपको पता ही है। अगला देखिएगा, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। विश्व महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन आपके 20 सही हो जाएंगे। ईमानदारी से आंसर दीजिएगा, किसी का भी चीटिंग नहीं कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को जो लाइक नहीं किया, एक बार लाइक आप लोग फटाफट कर दीजिए। वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास को कर पाए। वैश्वीकरण की नीति से सबसे ज्यादा अधिक कौन प्रभावित हुआ था? तो वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ था वो है गरीब लोग, यानी कि वैश्वीकरण से गरीब लोगों को कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। ठीक है, राइट आंसर आपके ये हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? तो वैश्वीकरण जो है वो आपका उदारवाद विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा 7वें नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिएगा, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? ये आपको 2015 के अनुअल एग्जाम में पूछा गया है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो भूमंडलीकरण जो है वो आपका उदारवाद पर। ध्यान रखिएगा, वैश्वीकरण भी आपका उदारवाद पर और भूमंडलीकरण भी आपका उदारवाद पर। ठीक है, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण एक ही प्रकार का शब्द है, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला देखिएगा, विविधता में एकता, ये जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? बताइएगा। विविधता का मतलब होता है अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा वाले लोग, अलग अलग धर्म वाले लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, इसी को बोलते हैं विविधता में एकता। और ये कहां पर है? तो ये भारत में है। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई धर्म रहते हैं एक साथ, कई हजार बोलियां बोलने वाले, कई हजार भाषा बोलने वाले लोग एक साथ भारत में रहते हैं, इसलिए हम लोगों को महान कहा जाता है इस देश को। विविधता में एकता, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 9वें नंबर प्रश्न का। अगला है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त हुए? बताइएगा। जब यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हुई तो उनके बाद भारतीय नागरिकों को यहाँ पर कौन सा अधिकार मिला? मौलिक अधिकार मिला, मतदान का भी अधिकार मिला, बिल्कुल, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी 10th का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार 2 प्रश्न आपको पूछा जाता है। मौलिक अधिकार कितना है? अभी मौलिक अधिकार 6 है और मौलिक कर्तव्य आपका 11 है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। एक अधिकार को खत्म कर दिया गया है जो कि संपत्ति का अधिकार। टोटल मौलिक अधिकार पहले 7 था, ठीक है, लेकिन एक को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और अभी 6 है। अगला देखिए, समूर्ति सूची में कितने विषय हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 में पूछा गया है। समूर्ति सूची में जो है आपका 47 विषय है। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे।
ठीक है, तो आप लोग को जो है ये प्रश्न याद रखना है। समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 11th का। ठीक है, और मौलिक अधिकार आपको याद रखना है टोटल कितना है, मौलिक अधिकार 6 है और मौलिक कर्तव्य 11 है। पहले 10 था और लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार है उसको कर्तव्य बना दिया तो वो 11 हो गया। ठीक है, और मौलिक अधिकार पहले 7 था वो अब 6 हो गया। चलिए ज्यादा नहीं करते हैं डिस्कस, अगला देखते हैं। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। जो अगर जानते हैं प्रश्नों को तो अच्छे से आंसर दीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, फटाफट दीजिएगा। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसे है, तो कोई भी अवशिष्ट का अगर विषय आ जाता है तो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ केंद्र के पास है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। बताइएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 का राइट आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 249। इसी मतलब की वजह से जो है केंद्र भी शक्ति बना मतलब कि ये बना कोई भी कानून वगैरह बना सकता है। कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करके, अनुच्छेद आर्टिकल 249। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा 13 नंबर का। अगला देखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। बताइएगा कौन सा अनुच्छेद में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का वर्णन किया गया है वो कौन सा अनुच्छेद में, तो वो किया गया है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी आपको पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है। तो भारत सरकार जो विविध कल्याणकारी योजनाओं को जो लागू करता है वो किसके मतलब कि वो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के माध्यम से लागू करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो माउंटबेटन योजना का जो संबंध है वो है आपका भारत का विभाजन से, है ना। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था। तो भारत बंटवारा के लिए 1947 में जो विभाजन समिति बनाया गया था उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था वायसराय को। इसी को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, तभी भारत का बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 2018 में पूछा गया है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। बताइएगा वो कौन सा दल है जो कि एक देश चाहता था, एक संस्कृति चाहता था और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। वो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था। तो 1977 में भारतीय जनसंघ का जो विलय है वो हुआ था जनता पार्टी में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि 1977 में किसकी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी सरकार, जनता पार्टी की सरकार। और इसमें सबसे पहले सरकार कौन बने थे, ये पार्टी भी 1977 में बनी थी और 1977 में इनको जीत भी प्राप्त हुई थी और मोरारजी देसाई सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी से और विपक्षी दल से पहले प्रधानमंत्री वही थे। ठीक है, उससे पहले कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उनके बाद इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो 19 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया। तो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल का गठन किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। तो गांधीवादी समाज की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। याद रखिएगा स्वतंत्र पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। 2012-14 कई बार पूछा गया है। तो देखिएगा जय जवान और जय किसान इसका जो नारा है वो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री, इसी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। किसने, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, है ना। उनके बाद करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए पीली क्रांति का जो संबंध है वो आपका तिलहन से है। किससे, तिलहन उत्पादन से। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो आपका पीली क्रांति है वो आपका किससे है, अच्छा हरित क्रांति के बारे में पूछेगा तो हरित क्रांति जो है वो चावल और गेहूं से है। हरित क्रांति आपका चावल गेहूं के उत्पादन से और वहीं पे जो पीली क्रांति है वो आपका तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति के बारे में तो आपको पता है कि हरित क्रांति जो है वो चावल और गेहूं से। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब क्या होता है, व्हाइट यानी कि सफेद, है ना। श्वेत क्रांति मतलब व्हाइट रिवोल्यूशन यानी कि सफेद रिवोल्यूशन कह सकते हैं। श्वेत का मतलब क्या होता है, दूध। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, दूध उत्पादन से। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपको याद रखना है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो आपका दूध उत्पादन से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वो भारत की किस राज्य से हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वो भारत के गुजरात से हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दांडी कहां पर है, दांडी पूछा जाता है कई बार, दांडी कहां पर है, दांडी भी आपका गुजरात में है। ठीक है, और श्वेत क्रांति की शुरुआत भी गुजरात से हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जो जनक है वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको, वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट आप लोग को सभी प्रश्नों का जवाब देना है। हम लोग जितना हो सके फटाफट कवर करने का प्रयास करेंगे। समय आपके पास बहुत कम है और ध्यान रखिएगा इस वीडियो में हम लोग जितना भी प्रश्न कर रहे हैं ये बहुत ही आप लोगों के लिए चुना गया प्रश्न है शिक्षकों के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान से देखिए एक बार, तब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत का प्रथम
अंतरिक्ष यान जो आर्यभट्ट का था वो कब प्रक्षेपित किया गया था, प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था? तो प्रथम जो है वो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा 1975। अगला देखिएगा, एक ध्रुवीय विश्व किस देश का प्रभुत्व का परिचायक है? तो एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? यानी कि आपको कहा जाता है जब एक ध्रुव का मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि अमेरिका। ठीक है, तो जब भी एक ध्रुव विश्व कहा जाए तो इससे किसका प्रभुत्व होता है, किसका परिचय होता है? प्रभुत्व का परिचय अमेरिका का होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन को चाहे जैसे भी घुमाए, आपको जब भी एक ध्रुव पूछ दिया जाए तो डायरेक्ट आप अमेरिका लगा दीजिए। ठीक है, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? तो देखिए, तनाव शैथिल्य का मतलब हुआ कि जब अमेरिका, तनाव शैथिल्य का मतलब एक प्रकार का शीत युद्ध है ना, तनाव कब से शुरू हुआ था? तो तनाव शैथिल्य का जो दौर है ना वो हुआ था, सिंपली आप समझिए कि जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो तनाव वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो क्यूबा संकट के समय बढ़ा था। क्यूबा संकट कब हुआ था? 1962 में हुआ था, है ना। और क्यूबा संकट के जस्ट बाद ही जो तनाव शैथिल्य वो बहुत ज्यादा हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1960 के बाद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पर सी लगाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो तनाव शैथिल्य का दौर शुरू हुआ था वो आपका, इसी को तनाव शैथिल्य कहा जाता है, जो कि 1960 के बाद शुरू हुआ था, यानी कि जब क्यूबा संकट हुआ था। ठीक है, अगला देखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 30 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नेहरू ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का बिल्कुल सबसे बड़ा देश भारत ही है ना। दक्षिण एशिया में चीन को नहीं लिया जाता है, इसलिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। अगला है, कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? तो कांग्रेस सिंडिकेट जो है वो कांग्रेस के अंदर जो ताकतवर और प्रभावशाली नेता था उन्हीं का समूह है ना। कांग्रेस का जब बंटवारा हुआ था तो एक का नाम रखा गया था कांग्रेस आर, एक का नाम रखा गया था कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी, कांग्रेस का जब बंटवारा हुआ तो कांग्रेस आर किसका हुआ? इंदिरा गांधी का। और जो इंडिकेट पार्टी जो था उसका हुआ कांग्रेस ओ। ठीक है, और कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? तो ये कांग्रेस के अंदर जो ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह था वही है। 32 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी कब दो खेमों में बटी? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1969 में। ठीक है, याद रखिएगा 1969 में कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हुआ था। एक का नाम रखा गया था कांग्रेस ओ, जब हमने आपको बताया कि कांग्रेस ओ जो है वो सिंडिकेट का हो गया और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी का। तो ये बंटवारा कब हुआ था? 1969 में। ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, चलिए अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो 1971 का जो आम चुनाव हुआ था उसी में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो वो इंदिरा गांधी ने दिया था, है ना। राइट आंसर आपके बी हो जाएंगे। अगला है, पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब पंचशील समझौता 1954 में हुआ था चीन के साथ, ठीक है, तो उस वक्त में जो है वहां के जो प्रधानमंत्री थे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम, उस प्रधानमंत्री का नाम था चाउ इन लाई। क्या नाम था? चाउ इन लाई, है ना। झूठा इस तरह के समझ सकते हैं। अगला देखिएगा, गोवा झूठा इसलिए हम बोले क्योंकि 1962 में फिर इस संधि खत्म हो गया ना, क्योंकि वो ये संधि होने के बाद भी हम लोगों पर हमला कर दिया, है ना। इस संधि में क्या कहा गया था कि हम दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन तब भी वो कर दिया, तो इसका मतलब झूठ बोला वो, इसलिए उनका नाम क्या है? चाउ इन लाई, मतलब चाउ इन झूठा। ठीक है, तो पंचशील समझौता के समय वही प्रधानमंत्री था, आपको ऐसे ही याद रखना है, चाउ इन लाई, चाउ इन झूठा। चलिए, गोवा को पुर्तगाल से आजादी के समय जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे? जब गोवा को पुर्तगाल से आजादी मिली तो उस वक्त में प्रधानमंत्री कौन थे? उस वक्त में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगला देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब कहां पर हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन है वो हुआ था ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद समझौता किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, है ना। कब हुआ था? 1966 में हुआ था, पाकिस्तान और भारत के बीच। और लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये जो है विपक्षी गठबंधन ने दिया था, इंदिरा हटाओ। इंदिरा ने दिया गरीबी हटाओ का नारा और विपक्षी गठबंधन ने दिया इंदिरा हटाओ का नारा। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अगला देखिएगा, राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था? तो राम मनोहर लोहिया का जो निधन है वो हुआ था 1967 में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 39 प्रश्न का। अगला देखिए, नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो ये जो नक्सलवादी आंदोलन है वो भारत की किस प्रांत से शुरू हुआ था? 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अगला देखिएगा, किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक एक नए दल का निर्माण हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पर जो है चारू मजूमदार के नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक एक नए दल का निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, रेलवे कर्मचारियों को राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब हुई? तो रेलवे कर्मचारियों को राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है वो 1974 में हुई थी। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यानी कि जब संपूर्ण क्रांति वगैरह हो रहा था जयप्रकाश नारायण के द्वारा गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन जो हो रहा था, जिसको हम लोग छात्र आंदोलन भी बोलते हैं, है ना। अगला देखिएगा, विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है? यानी कि विकास का जो पूंजीवादी मॉडल होता है इसमें पूंजी और विकास इन दोनों का जो नियंत्रण है वो किसके पास होता है? तो ये है निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 43 का। अगला देखिएगा, भारत में भूमि सुविधार की आवश्यकता क्यों पड़ी थी?
तो भारत में जो भूमि सुधार की जो आवश्यकता पड़ी थी वो क्यों पड़ी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए। इसलिए हम लोगों को भूमि की सुधार होना चाहिए, इस तरह का हम लोग को चलाना पड़ा, इसलिए इसका आवश्यकता पड़ा था। ठीक है, तो राइट आंसर 44 का आपका बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अगला देखिएगा 45 नंबर, लोक लेखा समिति में होते हैं। लोक लेखा समिति में क्या होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा होते हैं और 7 राज्यसभा होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 15 सदस्य लोकसभा में और 7 राज्यसभा में होते हैं, उसी को बोलते हैं लोक लेखा समिति। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी सही हो जाएगा। 2020 में ये भी पूछा गया था। अगला देखिए, रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो रेलवे कर्मचारियों का जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुआ था 1974 में, ठीक है, इसका जो कंट्रोल है वो किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन फर्नांडिस के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगला देखिएगा, रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल कितने दिन तक चला था? तो ये कितने दिन तक चला था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बिल्कुल राइट हो जाएगा, 20 दिनों तक। ठीक है, रेलवे कर्मचारियों का जो 1974 में राष्ट्रव्यापी हड़ताल चला था वो 20 दिनों तक चला था। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला देखिएगा, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। चिपको आंदोलन क्या होता है? तो जबरदस्ती का जो पेड़ वगैरह काटने के लिए आता था ना, वहां पर लोग जो पेड़ काटने के लिए आते थे, तो ये लोग क्या होता था, पेड़ से चिपक जाता था, अपने बाहों में पेड़ को ले लेता था कि पेड़ से पहले हमको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे जहां तक इसका आंसर पता है, इसका आंसर होगा मतलब कि उत्तराखंड के चमेली जिले में या फिर उत्तर प्रदेश के चमेली जिले में। चलिए राइट आंसर बी लगा दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड है नहीं। ठीक है, तो लगा दीजिए चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के चमेली जिले में, है ना, चमेली जिला है। तो चमेली जिला शायद उत्तराखंड में है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपको बी ही लगाना। चलिए, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। ये 1973 में हुआ था। ठीक है, 49 का याद रखिएगा आप लोग। 49 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो है वो 1973 से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो चिपको आंदोलन का जो संस्थापक था उनका नाम था चंदी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए, प्रश्न आपको कई बार पूछा भी गया है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 51 का आपका बिल्कुल सही जवाब जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऊपर सभी, यानी कि चंदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, ये सभी जो है चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? ये जो द्रविड़ आंदोलन है वो आपका क्षेत्रीय आंदोलन था। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, आंदोलन निम्नलिखित में से किसके मिल में शुरू किया गया था? तो आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से स्वामी नायकर पेरियार, इसी की मिल से शुरू किया गया था, इसी के मिल में शुरू किया गया था। राइट आंसर ये हो जाएंगे 53 का। अगला देखिएगा, द्रविड़ मुनित्र करगम के संस्थापक कौन थे? तो द्रविड़ मुनित्र करगम, इसके जो संस्थापक है उनका नाम है सौ अन्नाडू। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएगा 54 नंबर का। अगला प्रश्न आपका, ऑपरेशन ब्लू स्टार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? तो ये 1984 में चलाया गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? तो जनता दल यूनाइटेड जो है वो बिहार की पार्टी है। जदयू किसका पार्टी है? नीतीश कुमार का, है ना। तो जनता दल यूनाइटेड ये बिहार की है। उसके बाद आरजेडी, ये भी बिहार की पार्टी है ना। बहुत बढ़िया, 2014 में पूछा था आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन बैंक करा दी है। जो नहीं देखे होंगे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक बाय तनु क्लासेस आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त में कांग्रेस पार्टी को कितना सीटों पर जीत हासिल हुआ था? तो बहुत ज्यादा अपार मतों से जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस पार्टी को कितना? 415 सीट मिला था। लेकिन इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी 1984 में, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1984 में। जो उनके बॉडीगार्ड है उसी ने इनका हत्या किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये नाम दोनों अच्छे से याद रखिएगा, आप लोगों की जानकारी के लिए है। सतवंत सिंह, एक का नाम था क्या? सतवंत सिंह, और एक का नाम था बेअंत सिंह। ठीक है, इन्हीं दोनों ने जो है इंदिरा गांधी की हत्या किया था 1984 में, गोली मार करके लगभग 9:30 बजे। ठीक है, 1984 में। ठीक है, तो ये सिख धर्म से थे, तो उन लोगों ने किया था, इसलिए फिर ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, वगैरह वगैरह। चलिए, अगला देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये भी आपको कई बार पूछा गया है। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है उनका नाम है काशीराम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 58 नंबर का। अगला है, तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक पार्टी? तृणमूल कांग्रेस मतलब वही टीएमसी, तो आप सबको पता है ये जो है पश्चिम बंगाल की पार्टी है। 59 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया? ममता बनर्जी ने। अगला प्रश्न आपका, गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले जो प्रमुख कारक है वो निम्नलिखित में से कौन है? सृष्टि का बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा सभी। ठीक है, शीत युद्ध भी है, सैनिक युद्ध से अलग रहना, और राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, ये सभी कारण है जिससे कि गुट निरपेक्षता की स्थापना हुई, इनको और ज्यादा प्रोत्साहित मिला, है ना। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये लोग शीत युद्ध में नहीं जाना चाहते थे, सैनिक युद्ध से दूर रहना चाहते थे, इसीलिए तो गुट निरपेक्षता की स्थापना हुआ, है ना। अगला, अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया था? तो बिल्कुल चीन को नहीं बनने दिया था। ठीक है, चीन को जो है 1970 तक अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया था, 1970 तक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किसका? 61 का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? तो आप सबको पता होगा कि शीत युद्ध का जो
सबसे बड़ा प्रतीक है वो था बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, है ना, बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना जापान और इटली के बीच में। तो ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा मतलब कि प्रतीक था। ठीक है, अगला देखिए दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था, है ना। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब चला था, 1939 से 45 के बीच तक चला था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला आपका है पेरिस्त्राइका एवं ग्लास्नोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा क्योंकि लैपटॉप चार्ज में लगाते हैं तो थोड़ा बहुत आवाज करता है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। चले, पेरिस्त्राइका एवं ग्लास्नोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बिल्कुल 64 का राइट आंसर हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। राज्यसभा से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था। 65 का बिल्कुल यहाँ पर जो सही जवाब है, बहुत बढ़िया राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम अनुच्छेद में। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो नई आर्थिक नीति है, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो है वो शुरू की गई थी 66 का। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1991 में, याद रखिएगा, ठीक है, वीपी सिंह के द्वारा। तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पेरिस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो इसकी जो रचना है वो किसने किया था, क्या हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, इसी ने जो है पेरिस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना किया। अगला है केजीबी क्या है। केजीबी क्या है, तो केजीबी जो है वो साम्यवादी गुप्तचर का एक संगठन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई थी तो उसमें जो मुख्य भूमिका है वो वोरिस येल्त्सिन ने निभाया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन सा देश आता है। तो दूसरी दुनिया जो है वो सोवियत संघ के देश को कहा जाता है। पहली दुनिया अमेरिकी देश को कहा जाता है, दूसरी दुनिया सोवियत संघ के देश को, और जो तीसरी दुनिया है उसमें गुटनिरपेक्षता वाले देश आसियान वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। तो दूसरी दुनिया का देश 70 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अगला देखिएगा, 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे। 2020 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो बताइए उस वक्त में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे, बताइएगा फटाफट। 70 नंबर क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया, जे.आर. बाइडेन, ठीक है, जे.आर. बाइडेन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो बहुत ही आसान प्रश्न है आपका, है ना। 72 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। ये जो है यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति था। अभी कौन है, तो अभी जो बाइडेन है, याद रखिएगा, जो बाइडेन। अगला है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो अमेरिका का जो बराक ओबामा है इसी को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी आपको 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में कुल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो टोटल 8 है अभी, ठीक है, 8 है, याद रखिएगा, 28 और 8, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या बात है, लेकिन यही सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सभी आसियान का सदस्य है, लेकिन श्रीलंका नहीं है आसियान का सदस्य, ठीक है। 75 पर आंसर आपका डी हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में आपको भारत देगा, कभी कभी ऑप्शन में आपको श्रीलंका देगा, ध्यान रखिएगा। भारत और श्रीलंका ये दोनों आसियान का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर ये सभी आसियान का सदस्य है, श्रीलंका नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा, 2017 में पूछा गया। अगला है साफ्टा के बारे में, वर्ष 2002 में दक्षिण का स्थापना कब हुआ था, 1985 में, ठीक है, 1985 में। तो साफ्टा में दक्षिण के सदस्य देशों ने साफ्टा यानी कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर हस्ताक्षर किया। कब किया था, 2002 में, ठीक है। और इसमें दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का संकल्प है। 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर कर 1 जनवरी 2006 को यह प्रभावी हो गया, ठीक। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। दक्षिण एशिया का कौन सा देश है जो कि नस्लवाद से पीड़ित है, वो है श्रीलंका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है। आप सबको पता है नेपाल में जो है संवैधानिक संकट है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब वैसे ठीक हो गया है, ये वैसे 2014 में पूछा गया था, है ना। अगला है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही आसान प्रश्न, आपको कई बार हम करवाए। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू है, कई बार हम करवा चुके हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है आपका, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी, क्या हो जाएगा, 1992 में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। और यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, 1945 में, याद रखिएगा, है ना, बहुत बढ़िया, 24 अक्टूबर 1945 में। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 79 का। अगला प्रश्न आपका है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। तो 80 का राइट आंसर रहेगा सुरक्षा परिषद। इसी की सिफारिश पर जो है महासभा जो है वो महासचिव की नियुक्ति करती है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर 80 नंबर का। अगला प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो 1920 में जो है राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। किसकी, राष्ट्र संघ की, याद रखिएगा। 1914 से 19 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था, उनके बाद
राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1920 में, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर के 45 के बीच में, और उनके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 1945 में। याद रहेगा आप लोग को, तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945, ठीक है, और राष्ट्र संघ 1920, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 81 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 81 नंबर का, बहुत जबरदस्त। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना है वो 1957 में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? 83 का बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, 83 नंबर का मनमोहन सिंह। ये जो है भूमंडलीकरण, ये आपका लिखा हुआ भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है, डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। माउंटबेटन योजना कब बना था? तो माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून 1947 को बना था। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। फटाफट सभी का आप लोग जवाब दे रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी नहीं किया डियर, वीडियो को लाइक करेंगे, आपकी यहाँ पर जबरदस्त तैयारी होती है, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। बहुत ही मजे के साथ हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, द्विराज सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना था? तो द्विराज सिद्धांत के आधार पर जो है पाकिस्तान बना था, है ना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। द्विराज सिद्धांत किसने दिया था? तो वही मुस्लिम लीग ने, ऑप्शन में रहे, या फिर अली जिन्ना ने, ठीक है। पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? तो पाकिस्तान निर्माण की जो मांग है सबसे पहली बार की गई थी 1940 में, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई थी? बताइएगा, मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन था जहां पर पाकिस्तान नाम से एक देश बनाने की मांग हुई थी? 87 का राइट आंसर, बहुत जबरदस्त। यहाँ पर हो जाएगा 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था, क्योंकि 1940 में ही सबसे पहला मांग हुआ था ना पाकिस्तान का। तो किस अधिवेशन से हुआ था? लाहौर अधिवेशन से हुआ था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 87 का। अगला है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना था? ये आपको राज्यों का पुनर्गठन आयोग पूछा है। तो पुनर्गठन आयोग जो है वो आपका 1953 में बना था। याद है ना आप लोग को, 2012, 13, 14 कई बार पूछा गया है। तो राज्य का जो पुनर्गठन आयोग है वो आपका बना था 29 दिसंबर 1953 को, ठीक। और जो पुनर्गठन अधिनियम है, पुनर्गठन अधिनियम याद रखिएगा, आयोग की जगह क्या दे देगा आपको? आयोग की जगह दे देगा अधिनियम। तो ये जो अधिनियम है वो कब बना था? तो वो बना था 1956 में, ठीक है। 25 दिसंबर 1956 में बना था अधिनियम, और ये बना था 1953 में बना था पुनर्गठन आयोग, ठीक है। चलिए, अगला है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम गृह मंत्री का नाम आपको पूछा जा रहा है। आप सबको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत का प्रथम गृह मंत्री है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री सबसे पहला तो आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति आप जानते हैं कौन है? राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम गृह मंत्री का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सबको अभी पता है। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, ठीक है। ऑप्शन बी 89 का सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद अलग अलग रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का बहुत बड़ा योगदान था? यानी कि सब अलग अलग अपना देश बनाना चाहता था, लेकिन एक नेता था भारत का जो कि सबको एक साथ करना चाहता था। उस नेता का नाम क्या? उस नेता का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के गृह मंत्री थे। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना किया था 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य जो कृपलानी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। देखिए, तो यहाँ पर अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि किसान मजदूर पार्टी का स्थापना किसने किया था? आचार्य कृपलानी किया था। कब किया था? 1951 में किया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 92 नंबर प्रश्न आपका। 1 सेकेंड देखिए, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? संस्थागत क्रांतिकारी दल जो है वो किस देश की राजनीतिक दल है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैक्सिको की, ठीक है। मैक्सिको की राजनीतिक दल है संस्थागत क्रांतिकारी दल। अगला प्रश्न है, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था? यानी कि भारत का जो द्वितीय आम चुनाव वो कब हुआ था? 1957 में हुआ था, है ना। 1957 में हुआ था। 1952 में सबसे पहला चुनाव हुआ था आम चुनाव, और 1957 में दूसरा। तो बताइए, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक राज्य से हारना पड़ा था, और वहां जो है साम्यवादियों की सरकार बनी थी। वो राज्य का नाम क्या है? बिल्कुल, वो राज्य का नाम आपका हो जाएगा यहाँ पर केरल में, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा 94 नंबर प्रश्न आपका। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं। इसके पीछे निम्न प्रमुख कारण है, बताइएगा। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माना जाता है। अगर क्यों माना जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? चीनी आक्रमण, या फिर बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, या फिर सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन, या ऊपर सभी? ये सभी राइट आंसर 94 का डी होगा, क्योंकि उसी से वक्त में 1962 में चीनी आक्रमण हो गया था, ठीक है। और गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था, क्योंकि देश पूरा बटा हुआ था, उसी समय बंटवारा वगैरह हुआ था, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा था, और सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन जगह जगह पर बंटवारा हुआ था, कोई देश से मिलना नहीं चाहता था। तो ये सभी कारण है जिससे 1960 का दशक को क्या कहा जाता है? खतरनाक दशक कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर में शुरुआत की गई थी? तो अमूल नामक जो सहकारी आंदोलन है वो शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो वो शुरुआत की गई थी बरौनी से, सॉरी आनंद से, याद रखिएगा आनंद से, ठीक है। ऑप्शन बी 95 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये जो ऑपरेशन फ्लड है वो आपका संबंधित है दूध उत्पादन से, है ना। ऑपरेशन फ्लड आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ऑपरेशन फ्लड मतलब जो है, बहुत फ्लड मतलब बाढ़ समझ लेता है और वो अनाज उत्पादन लगा देता है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध उत्पादन से, ठीक है।
अगला देखिए, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1968 में, और सॉरी 1969 में सही होगा, ठीक है, 1969 में, बी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होना चाहिए? तो नियोजन विकास के लिए जो है 3 लक्ष्य होना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो सामाजिक न्याय के साथ विकास जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुई थी? तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो है वो आपका 1972 में हुई थी, ठीक है। तो फटाफट आप लोग बताएंगे 100 में से आप लोगों ने टोटल कितना प्रश्न को सही किया, और आप लोग फटाफट जो है वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा खत्म होने से पहले, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी इस क्लास को कर पाए, ठीक है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोगों को किए। इसी तरीके से आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है, और आप लोगों के लिए गूगल और या फिर आप लोगों के लिए वेबसाइट बनाया गया है, तो आप लोगों ने मोबाइल के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे जाइएगा, वहां से भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।